हेलो बच्चों, मेरा नाम है सनी चौरसिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स बाई सनी भैया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप फिजिक्स बाई सनी भैया यूट्यूब चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्यों फॉलो करना जरूरी है? क्योंकि अगर मानिए आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है ना, अगर सपोज आपका एग्जाम आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं 110% मैसेज का रिप्लाई दूंगा। आपको जो भी नया चैप्टर पढ़ना होगा आप मेरे को बता सकते हैं, मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो डू फॉलो फिजिक्स बाई सनी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम ऑल्सो। आज क्या पढ़ने वाले हैं, लिखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे पहला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ 12 में भी पढ़ना जरूरी है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अच्छा बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, सामान्य टॉपिक। क्या? करंट इन डिफरेंट मटेरियल। करंट इन डिफरेंट मटेरियल। मटेरियल कहने का मतलब क्या क्या हम लोग के पास है? कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर मत बोल दियो, इंसुलेटर में तो करंट होता ही नहीं है। और क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स, कैटायन एनायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है हम लोग का? कंडक्टर। बेटा कंडक्टर में पता है क्या होता है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और क्या होता है? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर तभी तो चार्ज चलता है, उसमें तो करंट होता है कंडक्टर में। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। दूसरा क्या है हम लोग के पास? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में क्या होता है? सेमी का मतलब आधा, इसका मतलब आधा कंडक्टर की तरफ फ्लो करता है, आधा कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कंडक्टर में होगा। इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास ना होल्स होगा, होल्स, जो कि प्लस चार्ज से हम डिनोट करते हैं, होल। ये ना सेमी कंडक्टर एक चैप्टर ही, अंतिम चैप्टर आप लोग का, चैप्टर नंबर 14 आप उसमें पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो ये दो चीजें, तो हम नेट करंट कैसे लिखेंगे? नेट करंट होगा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से। इसका वैल्यू ना बहुत कम आता है, मिली एम्पियर में आता है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में आता है इसका वैल्यू। ये ज्यादा समझने की बात नहीं, सिर्फ इतना इतना बुझ लो, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, होल्स होता है, नेट करंट इसकी वजह से आता है। तीसरी, आपने ना ये 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री में पता है सर एक ऐसा कंटेनर जैसा बनाते होंगे, इसमें दो रॉड डालते होंगे। मानिए ये NaCl का सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ब्रेक हो जाता है किस में? Na+Cl- में। इसको बोलते हैं कैटाइन, इसको बोलते हैं आयन। कैटाइन और आयन ही इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर होता है। चार्ज कैरियर। खैर ये ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, ये जस्ट कंडक्टर है। इसमें क्या था, क्या टफ है? कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, चार्ज कैरियर होता है, तभी तो एक करंट कंडक्टर में होता है। सेमी कंडक्टर कहने का मतलब आधा कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है और आधा किसी और की तरफ बिहेव करता है, इसीलिए तो सेमी नाम है। सेमी का मतलब आधा। इलेक्ट्रॉन होता है कोई इतना नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है। और होल्स होता है, नेट करंट लिखा जाता है I+I। इसका वैल्यू बहुत कम आता है।
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कंटेनर में हम NaCl का सॉल्यूशन रखेंगे, कैथोड एनोड रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+Cl-, यही चार्ज कैरियर होता है। इसमें ज्यादा टफ नहीं था। आइए हम आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं, ओम्स लॉ। आज का मेन टॉपिक क्या है हम लोग का, ओम्स लॉ। किसके लिए, फॉर करेंट। करंट कहां पे होता है, कंडक्टर में, इन कंडक्टर। ओम्स लॉ फॉर करंट इन कंडक्टर। ओम्स लॉ को ढूंढा है ना, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसका नाम, उनका नाम था जॉन सीमन ओम। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, जर्मन के थे, जर्मनी के थे। ये साइंटिस्ट का नाम था। खैर ये नहीं भी याद रहेगा तो हो जाएगा, मेरे को तो इतनी बार ओम्स लॉ पढ़ा है कि मेरे को याद ही हो गया है, जॉर्ज सीमन ओम। ओम्स लॉ इन फॉर करंट इन कंडक्टर, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चों को ना ये याद होगा, ओम्स लॉ होता है आई आर। ओम्स लॉ यही ना होता है, V=IR, यही होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग के हिसाब से यही होता है, लेकिन ये गलत है। ओम्स लॉ ये नहीं होता है, ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शन I। ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शन I। ओम्स लॉ ये होता है। खैर ये भी होता है I प्रोपोर्शन V, I प्रोपोर्शन V, दोनों होता है, लेकिन चर्चा हम इसकी करेंगे। दोनों होता है लेकिन चर्चा हम V प्रोपोर्शन I की करेंगे। ओम्स लॉ ये होता है। फिर ये क्या है, फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है ये है एक्चुअली में ओम्स लॉ। ये है ओम्स लॉ। बच्चा पूर्व जिसने 12वीं क्लियर कर लिया उसको वो भी कंफ्यूजन में होता है। ओम्स लॉ कोई टीचर आके पूछेगा बेटा ओम्स लॉ क्या, V=IR, मारेंगे एक चाटी, V=IR होता है, V प्रोपोर्शन I, ये होता है ओम्स लॉ। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, डायग्राम की मदद, सर्किट डायग्राम की मदद से समझते हैं। ओम्स जी ने क्या कहा है स्टेटमेंट, ओम्स जी का स्टेटमेंट क्या है, द करेंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोला जाता है, वोल्टेज बोला जाता है। वोल्टेज अप्लाइड, जितना प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइडेड, कुछ तो कंडीशन लगाना पूरा, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, और भी होगा लेकिन हम सिर्फ टेम्परेचर को ही कंसीडर करेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। ओम जी ने ये कहा है, सर्किट डायग्राम मदद से समझते हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये मानो ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। आपको पता है हर डिवाइस के पास ना कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। हर डिवाइस के पास कुछ कुछ रेजिस्टेंस पावर होता है, इसीलिए बल्ब के पास भी कुछ रेजिस्टेंस सिंबल लगा दिया। ये बैटरी है, बैटरी क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हाई पोटेंशियल पे रहता है, हायर पोटेंशियल,
ये लोअर पोटेंशियल पे रहता है, ये हायर पोटेंशियल पे रहता है, ये लोअर पोटेंशियल पे रहता है। हायर करंट क्या है, पॉजिटिव एंटिटी मानते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो पॉजिटिव एंटिटी मानते हैं। तो ये प्लस है तो यहाँ से क्या करेगा, प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी करंट इधर से मूव करेगा और फिर इधर आके नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज में जाके मिक्स हो जाएगा। देखिए सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ओम जी ने क्या कहा है, ओम जी ने क्या कहा है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना करंट उतना ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, करंट इन द कंडक्टर, ये करंट है, ये कंडक्टर है, तार क्या है, कंडक्टर है, कॉपर से बना होता है। करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन I। आप ऐसे भी लिख सकते थे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन V, लेकिन हम लोगों को कुछ एक फॉर्मूला जनरेट करना है, इसीलिए हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I में जाएंगे। ये यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हमने पढ़ लिया। करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या वोल्टेज भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडेड एक्सटर्नल टेम्परेचर को ना जब कहीं भी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो देखेंगे टेम्परेचर चेंज होगा तो तार क्या होता है, तार थोड़ा सिकुड़ जाता है। तार नहीं देखते, ठंडी में तार थोड़ा सिकुड़ जाता है, गर्मी में थोड़ा फैल जाता है, टेम्परेचर का फर्क होता है। देखेंगे ना गर्मी के दिन में ट्रांसफार्मर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, ज्यादा हीट की वजह से ब्लास्ट। इसीलिए हमें कंडीशन, ये कंडीशनल चीज है, हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रख के चलेंगे। टेम्परेचर को क्या कांस्टेंट रख के चलेंगे। पता है आप लोग को दो प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, हाँ लगाना पड़ता है। तो वो हम कांस्टेंट R लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, वेयर R is the proportionality constant called resistance, resistance। V क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है। I क्या है मेरा, करंट है। R मेरा रेजिस्टेंस है, जिसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको सिंबल में लिखते हैं, सिंबल में ऐसा लिखते हैं, ये ओम का सिंबल है। V इज इक्वल टू आई आर, इतना ही फॉर्मूला है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका मतलब R क्या कांस्टेंट है, R इसका मतलब I और R पे डिपेंड नहीं करता। नोट में लिखिएगा ये, R इज independent upon V and I, hence R is constant in the formula V is equal to IR। ये नोट में लिखिएगा, R क्या है, कांस्टेंट है, I और V और I पे डिपेंड नहीं करते। एक क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट happens to R if V is increased twice। एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू आर इफ V इज इंक्रीज टू I। बहुत सारे बच्चों ना ये ऐसे करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। सही है, सही है। ट्वाइस कर दिया मतलब V को 2V कर दिया और I को I, तो R बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलत है। आप एक बात बताइए, V बढ़ेगा तो क्या I नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे ओम जी ने क्या कहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। V जितना एंटिटी से बढ़ेगा उतना ही I भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब V 2 गुना बढ़ रहा है तो I भी 2 गुना। V और I कट गए, लेकिन V बाई आई आया कि नहीं आया, वही। R कांस्टेंट है कि नहीं है, हाँ R कांस्टेंट है। R डिपेंड नहीं करता, R किसी और चीज पे डिपेंड करता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला में R कांस्टेंट है, R V और I पे डिपेंड नहीं करता। ये नोट का पॉइंट बना लीजिएगा, MCQ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, MCQ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ।
एक छोटा सा ही टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ बताने से पहले मैं मैथमेटिक्स का कुछ एक रिवीजन करा देता हूँ। मैथ्स में आप लोग ने पहला टॉपिक लिख दो स्लोप ऑफ ग्राफ। एक पढ़ेंगे हम स्लोप ऑफ ग्राफ किसके बीच में, v और i के बीच में। अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की चर्चा की है। एक आप लोग को पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता है, स्लोप होता है, और ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। कैसे, मानिए एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, y एक्सिस है। लाइन ना ऐसे चीर कर जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। ये y देखिए, ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ ये y एक्सिस में कुछ काट रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। और ये लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ये सर्टेन एंगल थीटा बनाएगा, तो यहाँ से tan थीटा से स्लोप आ जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बैठ रहा है। क्या हो अगर c इक्वल टू मेरा 0 हो जाए, तो c 0 हो जाएगा ना, c 0 हो जाएगा तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा। देखिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप तो बन रहा है tan थीटा, y स्लोप बन रहा है, m भी बन रहा है, c 0 आ रहा है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो c 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ये मैथ की बात थी, इसका यूज होगा, इसीलिए मैंने रिवीजन कराया। आइए आगे बढ़ते हैं। v और i का स्लोप में जब कहीं भी y और x से लिखा जाता है, पहले y होता है बाद में x होता है। ग्राफ बनाएंगे, इधर क्या y में क्या है, v है, तो v लिखेंगे, x में क्या है, i लिखेंगे, i। ग्राफ जब कहीं भी ना ऐसा जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या पता है v की क्या प्रोपोर्शन, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू i। जितना ज्यादा i बढ़ेगा उतना ही ज्यादा v भी बढ़ रहा है। देखो तो i मानो यहाँ 2 हो रहा है, तो v भी 2 होगा, सॉरी 3 हो रहा है यार, थोड़ा मैंने कम बढ़ा दिया। i 3 हो रहा है तो v भी 3 होगा, i 4 होगा तो v भी 4 हो रहा, i 4 होगा तो v भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। i 4 होगा तो v भी 4 होगा, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू i होता है। आइए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, होता है। y में क्या बैठा है, y में v बैठा है, v। m को अभी छोड़ते, i x में क्या बैठा है, i बैठा है, और c हम लोग का 0 है, तो v इज इक्वल टू i, क्या मिसिंग हो रहा है, r, तो स्लोप r के बराबर होता है, स्लोप r के बराबर होता है। तो कंक्लूजन क्या आया, जितना भी स्लोप ऑफ v और i ग्राफ होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये कंक्लूजन है, याद रखिएगा। देखिए ना, ये तो सर्टेन एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा ना थीटा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। ये जितना वैल्यू आएगा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इससे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब आइए इसका रिवर्स पढ़ते हैं, इसको v यहाँ पे लेते, i यहाँ पे लेते, तो क्या होता है। उल्टा करते हैं, आई वी ग्राफ करते हैं, आई वी ग्राफ।
इधर आई इधर वी, इसका भी ग्राफ ऐसे ही चलेगा, इसका भी ग्राफ जितना वी बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा। मानिए वी 2 बढ़ा तो आई भी 2 बढ़ेगा, वी 3 बढ़ा तो आई भी 3 बढ़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, वी जितना आई भी उतना ही बढ़ेगा। कहने का अर्थ क्या है, हम लोग के पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, क्यों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगा रहे हैं, क्योंकि देखना इस सर्टेन एंगल tan थीटा बना रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा इधर से पास होता है तो स्लोप इंटरसेप्ट, ओरिजिन से पास हो रहा है तो स्लोप 0 हो रहा है, तो सबसे अच्छा इक्वेशन बनता ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ऑफ लाइन। क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। y में क्या है, आई है, y में मेरा आई है, स्लोप को r में हम पता है, स्लोप r, और x में क्या है, v है, और ये 0 है 0, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू v/i हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू v/i। 1/r क्या चीज का वैल्यू है, यम का वैल्यू क्या है, 1/r है। कहने का अर्थ स्लोप हम जितना निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन वो किसके बराबर हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस का बराबर हो जाएगा। क्या, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसमें जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम रेजिस्टेंस, और वी आई ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, इसमें जितना ज्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस। आइए प्रश्न लगाते हैं। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन, ये मेरा ग्राफ आ गया, इधर v इधर i, दो दे दिया, एक लाइन ए एक लाइन बी, ए बी। हमको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, वाई। क्यों रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर देन बी से, क्यों है, वाई। आप एक बात बताइए, ये एंगल बनाएगा θ1, हाँ, ये एंगल बनाएगा θ2। देखिए वी और आई ग्राफ है, वी और आई ग्राफ बनाएगा, इसका मतलब मेरा जो थीटा है, θ2 है वो ग्रेटर देन है θ1 से। हाँ, थीटा ग्रेटर है तो tan θ2 ग्रेटर होगा किससे, tan θ1 से। हाँ, जब tan थीटा ग्रेटर होगा तो स्लोप किसका, स्लोप ए का बड़ा होगा किससे, स्लोप बी का। हाँ, स्लोप बड़ा है तो रेजिस्टेंस ए का बड़ा होगा रेजिस्टेंस बी का। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि उसका थीटा बड़ा है, उसका स्लोप बड़ा है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इससे। आइए अब एक आईवी ग्राफ का भी करते हैं क्वेश्चन। इधर आई इधर वी, सेम क्वेश्चन को लेते हैं। ए बी बताना है रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन बी, वाई। ए का देखो यहाँ पे ए का रेजिस्टेंस ज्यादा था बी से, यहाँ पे ए का रेजिस्टेंस कम होगा बी से। क्यों ए का ज्यादा, क्योंकि वी आई ग्राफ है, स्लोप ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। यहाँ पे स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, आई वी का ग्राफ इनवर्स होता है। ये एंगल बनाएगा θ1, ये एंगल बनाएगा θ2। हम क्या लिख सकते हैं, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। हाँ जी लिख सकते हैं। θ2 बड़ा तो tan θ2 ग्रेटर होगा tan θ1 से। हाँ लिख सकते हैं। तो स्लोप ए का बड़ा होगा स्लोप बी का। जब स्लोप ज्यादा इन्वर्स होता है, स्लोप का इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम होगा बी के मुकाबले। अरे बताया था ना, स्लोप होता है आई वी ग्राफ में 1/r, ये किसका ग्राफ है, आई और वी का ग्राफ, और स्लोप होता है आर के बराबर, ये किस में होता है, वी आई ग्राफ में। देख तो आई वी ग्राफ, आई वी कहने का मतलब पहले वाई बाद में एक्स, वी आई ग्राफ कहने का मतलब पहले वाई बाद में एक्स, वी आई वाई एक्स वी आई जस्ट अपोजिट है। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज पहला टॉपिक हमने कवर किया ओम्स लॉ, दूसरा टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डिफरेंट फैक्टर। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया, दूसरा टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर मैं आप लोग को एक डेमोन्स्ट्रेट करा के दिखाना चाहूंगा। इसको क्या बोलते हैं, ये वायर तार, तार को जूम करेंगे ना, जूम करके देखेंगे तो ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है। कैसा शेप में दिखता है, सिलिंड्रिकल शेप में। तार को कभी ना पास से जूम करके देखना, ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है। तो हम एक वायर लेंगे, ये क्या है, मेरा वायर है जिसका लेंथ मैंने क्या माना, एल माना। यहाँ पे लिखते जाऊंगा मैं, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, जिसको लेंथ क्या चीज में होता है, मीटर में होता है। एक क्या है, ये एरिया है, ये एरिया क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया जब कोई भी मीटर स्क्वायर में होता है, हाँ जी होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जब कोई भी ना सर्कल का, देखिए यहाँ पे सर्कल का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये तार है तो किसी चीज से तो बना होगा ना, बहुत सारा तार कॉपर से बनता है, कोई कोई तार सिल्वर बहुत महंगा है भाई, कॉपर से बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है। तो ये तार का कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ वायर को ना रेजिस्टिविटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। जो चाहे ना, ये कॉपर का कुछ और रेजिस्टिविटी होगा, सिल्वर का कुछ और होगा, गोल्ड का कुछ और होगा। तो एक प्रॉपर्टी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, सिल्वर का एक रहेगा, कॉपर का एक रहेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। आइए मैं इसको ना आपको समझा के बताता हूँ, रेजिस्टिविटी का मतलब होता क्या है। मीनिंग एंड फील ऑफ रेजिस्टिविटी, मीनिंग एंड फील ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है ना, रोक पाने की क्षमता। रोक पाने की क्षमता, किसको रोक पाना, यहाँ पे किसकी चर्चा होता है, करंट को रोक पाने की क्षमता। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोक पाने की क्षमता। रोक पाने की क्षमता किसको, किसको, करंट को, करंट को यानी कि आई को रोक पाने की क्षमता। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोक पाने की क्षमता। रेजिस्टेंस एक डिवाइस के अंदर होता है। रेजिस्टेंस क्या, मैं बोला था हर डिवाइस के पास कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टिविटी होता है कितना करंट को रोक पाता है, उसका क्षमता। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन क्या क्या पे, टेम्परेचर और मटेरियल प्रॉपर्टी पे। रेजिस्टिविटी क्या चीज पे डिपेंड करता है, इसका एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा। रेजिस्टिविटी को डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल प्रॉपर्टी पे, ये दो ही चीज पे ये डिपेंड करता है। एक अब मीनिंग तो हो गया रेजिस्टिविटी का, फील फील समझते हैं। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं ना, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं
ये सिंबल से, इस सिंबल को बोला जाता है रो। सिंबल को क्या बोला जाता है? रो। रो। रो, तू रो। रो। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा करंट को रोक पाएगा, है ना। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोक पाने की क्षमता, किसको? करंट को। जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा रुक रहा है। कंडक्टर में ज्यादा करंट रुकता है कि इंसुलेटर में? इंसुलेटर में। जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा वो इंसुलेटर अच्छा होगा। इंसुलेटर अच्छा होगा। और जिसका रेजिस्टिविटी कम, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम है, करंट को बहुत कम रोक पा रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर अच्छा होगा। कंडक्टर अच्छा होगा। मीनिंग भी बता दिया, फील भी समझ आ गया। आ गया। आइए यहाँ पे लिखते हैं, क्या पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, जिसको रो से लिखा जाता है। रो फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। लास्ट क्या पे डिपेंड करता है? मैं बोला था टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसीलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नहीं देखते, ठंडी के दिन में तार सिकुड़ जाता है, गर्मी के दिन में तार गर्म हो जाता है, तो खींचेंगे तो फैल भी जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब कहीं भी केल्विन में रखा जाता है। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ये ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। ओम मीटर, जिसको सिंबल में लिखेंगे ओम और मीटर का एम। समझ आया? हाँ जी आया। आइए इन सब चीज से रेजिस्टेंस का अब हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। क्या देखा गया है ना, बहुत ही सामान्य चीज में बताना जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ ऑफ वायर से। रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ ऑफ वायर से। मानिए करंट कब होता है? करंट का इलेक्ट्रॉन चलना होता है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट होता है। हाँ होता है। इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट होता है। ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हो रहा है। तो आप बताइए, जितना बड़ा तार होगा, हर एक मटेरियल के अंदर क्या एटम होता है? एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस होगा, रास्ता में उतना ज्यादा न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस क्या करता है? हर न्यूक्लियस होगा, जितना लंबा तार उतना ज्यादा न्यूक्लियस होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस होगा। तो उसको क्या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को चलना कम देगा। कम इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट कम मूव कर होगा, करंट कम मूव होगा। तो ये बात सही है, जितना लंबा तार उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस। दूसरी बात, रेजिस्टेंस होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से। रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया से। आप मेरे को एक बात बताइए, आप अपने घर का तार देखिए तो घर में जो तार होगा पतला होगा। इसका मतलब पतला तार है तो रेजिस्टेंस, पतला तार है तो, पतला तार है तो क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब हम लोग को घर में थोड़ा कम करंट मिलता है। वही आप खंबा के तार पर देख लीजिए, आपका घर का पास में जो भी खंबा ट्रांसफार्मर होगा उसका तार इतना मोटा मोटा होगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है। हम लोग के घर के तार में कम करंट फ्लो होता है। हमने ये सामान्य बात भी है, नहीं बोलते हैं अरे पंखा चलाना है तो एकदम पतला तार से नहीं होगा, थोड़ा मोटा तार ला। पतला तार रहेगा तो उसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना करंट फ्लो नहीं कर सकता, पंखा नहीं चल सकता। पंखा चलाने के लिए थोड़ा मोटा तार चाहिए, इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होगा। ये कहीं कहीं सत्य बात भी है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो, कंबाइनिंग वन एंड टू, वी गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए। प्रोपोर्शन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है।
जिसको रो बोला जाता है, L/A, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये भी देखिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका मतलब नोट में लिखिएगा, रो डजंट डिपेंड अपॉन दी लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया पे रो डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। किस मटेरियल से बना है? अलग अलग मटेरियल, मटेरियल चेंज होगा तो रो भी चेंज होगा। मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो यहाँ पे कांस्टेंट है इस फॉर्मूला में, रो इज कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। इतनी बातें हैं, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है हम लोग का रेजिस्टेंस। अब यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट तो खैर मैं आपको बता ही दिया हूँ, रेजिस्टेंस का ओम में होता है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। एक बार और लिखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। पहला, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको सिंबल में लिखते हैं हम, जिसको सिंबल में लिखते हैं ऐसे, ओम होता है। रेजिस्टिविटी का क्या होता है? रेजिस्टिविटी का होता है ऐसा यूनिट, ओम मीटर, जिसको हम सिंबल में लिखते हैं ओम मीटर। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A होता है, होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, ओम होता है, होता है, होता है। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, ओम इज इक्वल टू रो बाई मीटर। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? ओम मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, जिसको सिंबल में ऐसा लिखा जाता है। रो इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? ओम मीटर आ गया। यूनिट समझ आ गया? आ गया। अब डायमेंशन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, यूनिट हो गया। अब डायमेंशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने क्या भी पढ़ा है ओम्स लॉ में? V इज इक्वल टू आई आर होता है, होता है, होता है। तो रेजिस्टेंस का हम लोग को डायमेंशन निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या? V बाई आई कर सकते, कर सकते, कर सकते। आइए इधर, हम लोग क्या पता है, जो पोटेंशियल होता है वो चार, एनर्जी बाई चार्ज होता है। एनर्जी का डायमेंशन होता है M L स्क्वायर T-2, और चार्ज का होता है AT। चार्ज का क्या होता है? AT। तो क्या बन के आ जाएगा? M L स्क्वायर T-3 A-1, ये बन के आ जाएगा। आइए इसमें लिखते हैं। हम लोग को रेजिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या होता है? M L स्क्वायर T-3 A-1। और करंट एक फिजिकल, 7 फिजिकल क्वांटिटी में से करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन होगा A, एम्पेयर का एम्पेयर। इसको सॉल्व करिए।
R इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, लॉ ऑफ इंडिसेस। ये मेरा आ गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अब रेजिस्टिविटी का हम लोग क्या पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। हाँ होता है। R का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, रो का निकालना ही हम लोग को। लेंथ का डायमेंशन लेंथ, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। हम लोग को रो का डायमेंशन चाहिए तो ये आ जाएगा एम, एक दो से एक कट गया, एक बढ़ गया, एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ए माइनस टू। ये मेरा आ गया रेजिस्टिविटी का डायमेंशन, ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। हो गया थ्योरी खत्म, अब सिर्फ क्वेश्चन है। थ्योरी जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन है। ये हम लोग का प्रश्न है। चार मटेरियल है, अलग अलग चार मटेरियल दिया है, हम सॉल्व करेंगे इसको। फोर मटेरियल, फोर मटेरियल, क्या क्या मटेरियल है, कॉपर है, हाँ जी, एक क्या है टंगस्टन है जो कि बल्ब में होता है, मरकरी है जो कि थर्मोमीटर में होता है, और एल्यूमिनियम है। चार हम लोग के पास मटेरियल है। मैंने आपको बताया था अलग अलग मटेरियल में अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, जो कि दिया भी है। इसका रेजिस्टिविटी दिया है रो इज इक्वल टू क्या दिया है, पीसी दिया है। इसका रेजिस्टिविटी दिया है पीटी दिया है। इसका रेजिस्टिविटी दिया है पीएम दिया है, और इसका रेजिस्टिविटी दिया है पीए दिया है। चारों की रेजिस्टिविटी दिया है। अब बता, ये पता है जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन 2019, जेई मेंस 2019 का प्रश्न है ये एक्चुअली जीके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं चाहिए, ये जस्ट रिलेटेड टू जीके पे। जो बच्चे ने अपने घर में ज्यादा तार उर पे ज्यादा स्टडी किया होगा वही कर पाएगा। सारे हम लोग के पास दिया है। आप लोग को पता है मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है तो वो कंडक्ट सॉरी इंसुलेटर अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा करंट को रोक पाता है, अच्छा होता है। और जिसका रेजिस्टिविटी कम होता है वो कंडक्टर अच्छा होता है। याद है मैंने आप लोग को बताया था, बुद्धि लगा के सोच के बोलना। ये तो वायर में यूज होता है, ये बल्ब में यूज होता है, ये थर्मामीटर में यूज होता है, ये एल्युमिनियम, ये भी वायर में यूज होता है। बुद्धि लगा के बोलना, सबसे ज्यादा आप लोग को कौन सा चीज तारों में देखने को मिलता है, ऑब्वियसली कॉपर। सबसे कम इसका मतलब कॉपर, सबसे अच्छा कंडक्टर कॉपर है, उसका मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी होगा कॉपर का। कॉपर लिख लेते, कॉपर का रेजिस्टिविटी सबसे कम है। कॉपर का रेजिस्टिविटी सॉरी सबसे सबसे कम कॉपर का रेजिस्टिविटी। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बल्ब देखने को मिलता है, टंगस्टन। और सबसे रेयर मरकरी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा वायर कॉपर का देखने को मिलता है, तब अल्युमिनियम का, तब बल्ब में टंगस्टन होता है, बल्ब क्योंकि वो भी जलता है। और सबसे कम मरकरी देखने को मिलता है जो कि थर्मामीटर में, वो भी अब गायब होने लगा, क्लिनिकल थर्मामीटर गायब होने लगा। तो हम लोग का ये ऑर्डर करेक्ट बैठ रहा है। ये पीसी है, पीसी है, पीटी है नहीं, पीए बीच में है, पीसी पीटी पीएम, हाँ ये सही है। पीटी हाँ ये भी गलत है, पीसीएम ये भी गलत है। इसमें से देखिए ऑप्शन ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम मिलाएंगे लास्ट में। पीसी पीए किसमें किसमें, पीसी पीएम में नहीं चलेगा, पीटी नहीं, पीसी पीए चल रहा है, पीसी पीटी नहीं ये चलेगा। इससे ज्यादा अच्छा मिलता जुलता ये ऑप्शन है, तो हम इसी को करेक्ट मानेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये हम लोग के पास प्रश्न आया। दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। आइए दोनों स्टेटमेंट को पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते हैं। फिजिक्स में जब कोई भी क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़ा जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू कंस्ट्रक्ट टू वायर्स। हम लोग को दो तार बनाना है, ये तार ये तार, ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ एल एल, दोनों क्या सेम लेंथ का होगा, और सेम एरिया है, सेम एरिया, दोनों का एरिया क्या ए ए। बोल रहे ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक कॉपर का है, ठीक है, एक कॉपर का है और दूसरा आयरन का है। एक कॉपर है, एक आयरन है। सच दैट दे हैव द सेम रेजिस्टेंस। इसका भी रेजिस्टेंस आर ही है और इसका भी रेजिस्टेंस आर ही है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आइए मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई। माना कि तुमने सेम लेंथ और सेम एरिया तो कर पाओगे, लेकिन रेजिस्टिविटी का क्या? ये तो डिफरेंट रहेगा ना। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर मीडियम के लिए, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मटेरियल। कॉपर का कुछ और रेजिस्टिविटी होगा, आयरन का कुछ और। लेंथ और एरिया तुम सेम कर सकते हो, लेकिन रेजिस्टिविटी तो डिफरेंट रहेगा। ये डिफरेंट रहेगा तो होल एक्सप्रेशन डिफरेंट आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आ जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल बोले, इसका मतलब ये ट्रू है। हाँ, ये बनाना पॉसिबल नहीं है, ये ट्रू है। आइए स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये क्या कह रहा है? करंट कैरिंग वायर, वायर सिलिंड्रिकल होता है, अगर जूम करके देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तुम एक बात बताओ, कोई भी चीज कब चार्ज होता है? कोई भी चीज चार्ज कब होता है? आइदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके और इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और इलेक्ट्रॉन ऐड करके। क्या एक तार में इलेक्ट्रॉन मूव चल रहा है तो वहां पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहीं से रिमूव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक करंट कैरिंग वायर जब कहीं भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नोट में क्या लिख लो? सीसी वायर, सीसी वायर कहने का मतलब करंट कैरिंग वायर। लिख देता हूं, करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल रहता है, तो हम लोग का ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। हाँ, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। हम लोग का ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। अगर वायर को मैं स्ट्रेच कर दूं, वायर किधर गया? इधर है। इस वायर को मैं क्या कर दूं? स्ट्रेच कर दूं, तान दूंगा तो क्या होगा? देखो तो इसका लेंथ बढ़ गया। देखो वायर को स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ देख तो बढ़ गया, पहले इतना था अभी इतना हो गया। वायर को स्ट्रेच कर दूं, वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या? वायर को स्ट्रेच कर दूं और कंप्रेस कर दूं। इनका कहने का मतलब लेंथ में चेंज करना, लेंथ में चेंज करना, लेंथ में चेंज करना। जब कहीं भी वायर स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई।
वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, नोट का पॉइंट बना लेना, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? मानो पहले वायर ऐसे था, इसमें इतना एयर पार्टिकल था, अब तूने स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करोगे तो क्या वायर पतला होगा ना, स्ट्रेच करोगे तो वायर पतला होगा, तो लंबाई भी बढ़ेगा, तो उसमें भी उतना ही एयर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा। तो वॉल्यूम जब कहीं भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। हम लोग को क्या पता, लेंथ को बढ़ा दिया, तो मानो शुरू में लेंथ एल था, इसको एन टाइम से बना दिया, एल एन कर दिया, एल एन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। इसी फॉर्मूला में ना दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि लेंथ में परिवर्तन आ रहा है, तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। हम लोग को क्या पता है, लेंथ चेंज होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, रो एल स्क्वायर बाई वी। हम लोग को क्या पता है, रो एंड वी आर कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट होता है ये पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और लेंथ को मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, एल एन कर दिया, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, नया रेजिस्टेंस आएगा तो एन स्क्वायर आर आएगा, न्यू रेजिस्टेंस आएगा तो वो न्यू रेजिस्टेंस आएगा। आइए क्वेश्चन करा के मैं फील करा के समझाऊंगा, एक फील करा के। एक मानिए वायर था, लेंथ था इसका 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ था, तो इसका रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल स्क्वायर बाई वी। किस कंडीशन में, लेंथ में परिवर्तन आएगा तब, आर इज इक्वल टू रो 2 का स्क्वायर बाई वी, आर इज इक्वल टू 4 रो बाई वी। वायर को क्या कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, स्ट्रेच करके लेंथ इसका 4 मीटर कर दिया, तब न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो एल स्क्वायर बाई वी, वैल्यू रखते जाओ, रो 4 का स्क्वायर बाई वी, आर डैश इज इक्वल टू 16 रो बाई वी। ये मेरा वायर स्ट्रेच आ गया। दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 4 रो बाई वी, 4 रो बाई वी इंटू ये ऊपर चल जाएगा वी बाई 16 रो, दिस कैंसिल, 4 4 जा 6, अरे देवा। ठीक है, तो आर डैश मेरा क्या आ गया, ये उधर जाएगा, ये 4 आर आ गया, आर डैश क्या आ गया, 4 आर आ गया। एक बात बताओ, पहले लेंथ 2 मीटर था, अब लेंथ को कर दिया मैंने 4 मीटर, तो लेंथ कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ा, इसीलिए तो 4 मीटर हुआ। अरे 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 2 गुना बढ़ा। इस फॉर्मूला से मैं जाता, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, पहला मेरा लेंथ था 2 मीटर, अब मेरा लेंथ आ गया 4 मीटर, तो कितना गुना बढ़ा, एल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एल, एल इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 2 गुना बढ़ा है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, आर डैश इज इक्वल टू 2 स्क्वायर आर, तो आर डैश कितना आ गया मेरा, 4 आर नहीं आ गया, आर डैश देखो तो 4 आर नहीं आ गया। ये हो गया एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है तो ऐसे सोल्व करना, इससे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोग को, चिंता नहीं। तो ये नोट का पॉइंट बना ले, जब कोई भी वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल स्क्वायर बाई वी, उसका न्यू रेजिस्टेंस होता है एन स्क्वायर, कितना गुणा से लेंथ बढ़ा है उसका स्क्वायर, और पहले वाला रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। समझ आया? अब आइए क्या एरिया में चेंज करते हैं, मेल्ट और रिकास्ट, मेल्ट और रिकास्ट एरिया में चेंज करते तो क्या होगा, एक एरिया वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है वायर में दो चीज हम कंसीडर कर रहे थे, एक लेंथ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया, एक लेंथ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया।
मेल्ट और रिकास्ट कर दिए तो मेल्ट एंड रिकास्ट कर दिए तो क्या में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा। फिर से हम लोग का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मैं कैसा एरिया लिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या था, एरिया ऑफ सर्कल था। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया में चेंज आना इसका मतलब रेडियस में चेंज आना। पहले मेरा आर था, अब इसको एन आर कर दिया, आर से बढ़ा दिया, तो मेरा एरिया बन जाएगा पता है क्या, एन स्क्वायर ए बढ़ जाएगा। आइए फिर से समझते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। एरिया में चेंज आ रहा है इसीलिए ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर। हम लोग का क्या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम और रो कांस्टेंट रहता है, रो एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो मेरा क्या आ जाएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस पता है क्या आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस पुराना वाला रेजिस्टेंस का n टू द पावर 4 आ जाएगा। इसको मैं करके बताऊंगा, ये याद रखिएगा, जब कोई भी तार में एरिया में चेंज आएगा तो उसका फॉर्मूला होगा रो वी बाई ए स्क्वायर, और न्यू रेजिस्टेंस होगा पुराना वाला रेजिस्टेंस बाई डिवाइडेड बाई n टू द पावर 4। आइए फिर से समझते हैं, सेम वही क्वेश्चन, वायर था, रेडियस मैंने रखा 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2 स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो वी बाई ए स्क्वायर। हाँ जी, रो वी बाई ए का मतलब 4 पाई का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रो वी बाई 16 पाई स्क्वायर। ये मेरा रेजिस्टेंस। अब एरिया में चेंज कर दिया गया, एरिया चेंज, एरिया चेंज कहने का मतलब कब होगा, जब रेजिस्टेंस आर चेंज होगा। आर को मैंने 4 मीटर कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, पाई 4.4, एरिया क्या हो जाएगा, 16 पाई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो वी बाई ए स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो वी बाई 16 पाई होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो वी बाई 256 पाई स्क्वायर। इसको आर डैश मैंने मान लिया, इसको आर, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। अब वैसा ही डिवाइडिंग 1 एंड 2 बोथ साइड, डिवाइडिंग 1 एंड 2, आर बाई आर डैश इज इक्वल टू रो वी बाई 16 पाई स्क्वायर इंटू 256 पाई स्क्वायर बाई रो वी से रो भी गया, पाई पाई स्क्वायर 16 से 16 गया, तो मेरा आर डैश कितना आ गया, आर बाई 16 नहीं आ गया, आर बाई 16। कहने का अर्थ था, आप एक बात बताइए, शुरू में रेडियस कितना था, 2 मीटर, बाद में कितना कर दिया, 4 मीटर, तो रेडियस कितना गुना बढ़ा, आर इज इक्वल टू एन आर करूंगा तो रेडियस मेरा कितना गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा है पहले वाला से, तो 2 2 जब 4 आएगा। इस फॉर्मूला से मैं जाऊंगा आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन टू द पावर 4, तो देखिए तो आर बाई 2 के पावर 4 इज इक्वल टू आर बाई 16। आर बाई 16 आया कि नहीं आया, सब्जेक्टिव से भी गया तो आर बाई 16, ऑब्जेक्टिव से भी गया तो आर बाई 16, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से गया तो आर बाई 16। इसको देखिए ना, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, देखिए ना, अरे 2.2.2.2 बेस सेम पावर 8 कर देंगे, 2 टू द पावर 4, तो 16 नहीं आ गया, आ गया। देखिए तो पहले रेडियस था 2 मीटर, अब 4 मीटर कर दिया, तो आर यन आर, तो आर पहले 2 मीटर था, 4 गुना कर दिया, 2 इंटू 2। देखिए तो 2 से 4 नहीं हो गया, फॉर्मूला से आ गया। हवाबाजी में मैं बातें नहीं करता, डायरेक्ट आपको बता दिया। अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो काम लगेगा। आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी खत्म, आज के लिए इतना ही थ्योरी। अब सिर्फ मज्जा से 8 9 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है।
ये हम लोग के पास एक प्रश्न है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में जब कभी पार्ट वाइज पार्ट पढ़ा जाता है क्वेश्चन को, रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम, रेजिस्टेंस दिया है आर ओम, ओम का सिंबल दिस, इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू एन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ये कब था, जब लेंथ क्या था, एल था। अब केस टू में, ये केस वन था, केस टू में क्या कह दिया, लेंथ को ना एनएल टाइम से बढ़ा दिया, तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, कितना ओम आएगा, ये बोल रहा है। अरे वही बात, लेंथ वही रहेगा तो मेरे न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, एन स्क्वायर आर, नहीं आएगा, आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। इसको सब्जेक्टिव से भी करके बताता हूँ, देखिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल स्क्वायर बाई वी होता है, होता है। मेरा आर डैश क्या हो जाएगा, रो कितने टाइम से एन बना, एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई वी वन, इसको इक्वेशन टू, डिवाइडिंग वन एंड टू, वन एंड टू, आर बाई आर डैश इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी बाई रो एन स्क्वायर एल स्क्वायर, वी से वी कटा है, रो से रो कटा, एल स्क्वायर कटा, आर डैश आ गया एन स्क्वायर। जब कोई भी लेंथ में चेंज आता है तो हम रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया में चेंज आता है तो रो ए स्क्वायर बाई वी, सॉरी रो वी वी बाई ए स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया में चेंज आता है, लेंथ में चेंज आता है तो रो एल स्क्वायर बाई ए। क्वेश्चन इजी था, उतना टफ नहीं था, हमने कंसेप्ट पकड़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा प्रश्न रहा, वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, वायर ऑफ द रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर कितना दिया है, 4 ओम दिया है। क्या अगर मैं लेंथ को करके 12 कर दूं, लेंथ को क्या कर दूं, ट्वाइस से बढ़ा दूं, बोला है ना, ओरिजिनल लेंथ एल था तो मैं कितना कर दूं, तब ये रेजिस्टेंस था जब लेंथ एल था। अब वायर को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, जब लेंथ को मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया, ट्वाइस कर दिया। सिंपल है, पढ़ाया था ना, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, एन स्क्वायर आर, होगा कि नहीं होगा, होगा। एन स्क्वायर कितना, 2 से बढ़ रहा है, तो 2 स्क्वायर डॉट आर कितना है, 4 दिया है, आर डैश इज कितना, 16 ओम आ गया। 16 ओम क्या है, ये ऑप्शन बैठ रहा है। इजी है ये, उतना टफ नहीं था। इसको आप सब्जेक्टिव से भी कर सकते थे अगर सब्जेक्टिव में आए तो, बट ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चल सब्जेक्टिव से ही बता ही देता हूँ, सब्जेक्टिव से बताता हूँ। रेजिस्टेंस कितना दिया है मेरा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल स्क्वायर बाई ए, ये मेरा क्या चीज का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का। इसका वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, रो एल स्क्वायर बाई, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। केस 2 में क्या है, आर डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यू देखिए, वैल्यू आर डैश कितना रहेगा, रो लेंथ ट्वाइस हो रहा है, 2 एल स्क्वायर बाई ए, आर डैश इज इक्वल टू रो 4 एल स्क्वायर बाई ए, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get 4 by r dash is equal to रो एल स्क्वायर बाई ए इंटू ए, ऊपर जाएगा बाई रो 4 एल स्क्वायर रो ए कट गया, आर डैश इज इक्वल कितना, 16 ओम नहीं आ गया, 16 ओम नहीं बैठ रहा है। सब्जेक्टिव से भी करके बैठा दिया, ऑब्जेक्टिव से भी, एमसीक्यू करने का तरीका सही मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग के पास प्रश्न है। क्या प्रश्न है? रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 × 10⁻⁷। ठीक है, रेजिस्टिविटी दिया है उतना। रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर वायर, लेंथ बढ़ा दिया, थिकनेस भी बढ़ा दिया, तो क्या होगा? अरे थिकनेस भी सही है। इफ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल, रेजिस्टिविटी में क्या होगा? मैं आप लोग को बता दूं, जो मेरा ये फॉर्मूला था रो एल बाई ए, यहाँ पे ये क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था ये मेरा, था कि नहीं था? इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसी को बोलते हैं ना रेजिस्टिविटी। हाँ, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अपॉन लेंथ एंड एरिया। तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। दो ही चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर मटेरियल। यहाँ पे कहीं टेम्परेचर का बात हुआ है? नहीं हुआ है। कहीं मटेरियल प्रॉपर्टी का बात हुआ है? नहीं हुआ। जो लेंथ और सिर्फ थिकनेस पे, जबकि लेंथ और थिकनेस पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं है। तो मेरा 1 × 10⁻⁷ जितना था उतना ही मेरा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक प्रश्न है, और वायर ऑफ, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, प्लीज आप नोट का टेंशन मत करिएगा। मैं बोर्ड में जितना चीज लिखूंगा ये सब आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो इसका टेंशन मत करिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A uniform wire of resistance is uniformly compressed along its length and until its radius become n times the original radius. रेडियस में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एरिया में चेंज आ रहा है। रेडियस मेरा कितना बढ़ रहा है? एन आर से बढ़ रहा है, तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर ए हो जाएगा। बताया था ना आपको, एरिया एन स्क्वायर ए हो जाएगा। कैसे? अरे भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया मेरा कैसे बढ़ रहा है? पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होता है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये नहीं होता है? वही आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जब मेरा एरिया में चेंज आता है तो पुराना वाला रेजिस्टेंस है n⁴ से बढ़ता है। बढ़ता है। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। आइए इसको मैं सब्जेक्टिव के फॉर्म से भी मैं करके बताता हूँ। मानो मेरा रेजिस्टेंस था 2 मीटर, नहीं ऐसे तो मैं करके बता दिया हूँ, ऐसे करके बता दिया हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल बाई ए। एरिया में चेंज आ रहा है इसीलिए ए से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, रो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर। ये मेरा पहला कंडीशन बैठा। और इसको और थोड़ा ब्रेक करते हैं। आर इज इक्वल टू रो वी बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मेरा पहला बैठा। दूसरा केस में क्या बोला है? आर एन टाइम से बढ़ गया, रो वी बाई, वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर आर डैश इज इक्वल टू रो वी बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, इक्वेशन 2 डिवाइडिंग 1 and 2। we get r by r dash is equal to rho v by pi r square into pi square r square n square by rho v
ये से ये कट या पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा। सॉरी 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 सॉरी, ये फोर होगा, ये फोर होगा, ये फोर होगा, सब फोर होगा, क्योंकि एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ब्लंडर हो गया। तो मेरा आर डैश कितना आ गया, आर बाई एन टू द पावर फोर नहीं आ गया। ऑब्जेक्टिव से भी करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा एक क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। अभी तक हमने नंबर वाला क्वेश्चन किया कि एन टाइम से बढ़ गया, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कोई भी परसेंटेज चेंज, मानो कोई भी परसेंटेज चेंज एक्स का कैसे निकलता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई एक्स इनिशियल इंटू 100%। ये तो याद होगा, क्लास 6, 7, 8 में मैथ परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक और चीज क्लास 11 का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्लास 11 कॉन्सेप्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक टॉपिक था एरर्स वाला। वहां पे क्या था, कोई भी एक्स टू दी पावर वाई से ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन रहा कोई भी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये पावर इधर आ जाएगा एंड डेल्टा वाई बाई वाई। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है और ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। आइए इन्हीं दोनों को यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास क्या दिया है, एक वायर को स्ट्रेच कर दिया गया 0.5% लॉन्गर, इसका मतलब लेंथ में चेंज आ रहा है, गिवन लिखिए। परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया है, 0.5%। द परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इज वॉल्यूम, क्या ये हम लोग को बोलेगा, वॉल्यूम तो पता ही है, वॉल्यूम जब कहीं भी कांस्टेंट होता है, ये ना भी बोले तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या हम लोग को पता है लेंथ में जब कोई भी चेंज आता है तो क्या फॉर्मूला होता है, रो एल स्क्वायर बाई ए, सॉरी वी, रो एल स्क्वायर बाई वी, ये हम लोग का फॉर्मूला बैठता है जब लेंथ में चेंज आता है। क्या क्या कांस्टेंट है, रो और वी क्या है, आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर। देखिए तो ये फॉर्म में बैठा कि नहीं, एक्स इज प्रोपोर्शन टू एक्स टू पावर है, फॉर्म में बैठा बैठा। इसको क्या डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, ये टू नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है, गिवन भी परसेंटेज में है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। इसका वैल्यू देखो तो ये हम लोग को निकालना ही है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये हम लोग को निकालना ही है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोग को निकालना ही है। टू, देखिए तो इसका वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, इसका वैल्यू दिया है 0.5, 0.5, तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा, 1.0%। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 1.0, ये वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। आइए और क्वेश्चन लगाते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन रहा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा किया था। आइए फिर से कॉन्सेप्ट रिकैप किया जाए। कोई भी मेरा परसेंटेज चेंज आएगा तो कैसे आएगा, यक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई एक्स इनिशियल इंटू 100%। कोई भी मेरा परसेंटेज चेंज ऐसे निकलता है। और क्लास 11 का कॉन्सेप्ट क्या है,
कोई भी मेरा ये इरर चैप्टर का इरर टॉपिक कोई भी मेरा ये फॉर्म में बैठ रहा है, ये लिमिटेड है अप टू 7% ओनली, अप टू 7%। देखिए यहाँ पे 0.7 है, 1 2 3 4 5 6 7% तक के लिए ये सिर्फ वैलिड है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन इधर आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई, ये मेरा ऐसे फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। क्यों, अप टू 7% दिया रहेगा तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, जो कि अप टू 7% दिया यही मैं यूज करूंगा। गिवन क्या क्या है, और वायर स्ट्रेच के 3 मीटर लॉन्ग, 0.7 मीटर लॉन्ग, 0.7% लॉन्ग, परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया है मेरे को 0.7%। मेरे को निकालना क्या, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है। आइए, लेंथ में जब कोई भी चेंज आता है तो फॉर्मूला होता है रो एल स्क्वायर बाई वी, ये होता है जो कि मेरा रो और वी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर। देखिए तो ये फॉर्म में बैठ गया, परसेंटेज भी 7% तक ही दिया है, 7% तक के लिए ही हम ये यूज कर सकते हैं। 1% दिया रहेगा तब भी यूज करेंगे, 2 दिया रहेगा तब भी, 3 दिया रहेगा तब भी, 4 दिया रहेगा तब भी, 5 दिया रहेगा तब भी, 6 दिया रहेगा तब भी, 7 दिया रहेगा तब भी। अगर 8% दिया रहेगा तो हम ये यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो हम यूज करेंगे डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स बाई एल, यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो कि मेरा ये गिवन परसेंटेज में ही दिया है, निकालना भी परसेंटेज में, इसीलिए मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये क्या आ जाएगा मेरा, परसेंटेज चेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 2 परसेंटेज चेंज ऑफ एल, ये मेरे को निकालना ही है परसेंटेज चेंज ऑफ आर। ये 2 से कितना दिया है, 0.7, 0.7, तो मेरा कितना आ जाएगा परसेंटेज चेंज, 1.4% आ जाएगा। तो मेरा क्या, इंक्रीज, जब कोई भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ऑब्वियसली बड़े वाला ही ऑप्शन, इंक्रीज वाला ही ऑप्शन होगा। आइए और क्वेश्चन लगाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, अब उसमें वो नहीं लगा सकते, अब हम ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, एक्स इज प्रोपोर्शन टू वाई, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा वाई बाई वाई। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए 100%, जबकि इसका लिमिट कितना है, लिमिट 7% तक ही है, और 100% लेंथ दुगुना बढ़ गया, पहले 10 था तो 20 हो गया, 30 था तो 60 हो गया, दुगुना, 100% का मतलब डबल हो जाए लेंथ हो गया है, तो हम ये कंसेप्ट अब यूज नहीं कर सकते। आइए देखते हैं क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। लेंथ को क्या कर दिया गया, 12 कर दिया गया, क्यों, क्योंकि देख ना लेंथ 100% कर दिया गया। तो रेजिस्टेंस का मेरा क्या फॉर्मूला है, न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, एन स्क्वायर आर आएगा, एन कितना है 4 आर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरा परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस फाइनल माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल बाई रेजिस्टेंस इनिशियल इंटू 100%। रेजिस्टेंस फाइनल कितना है 4 आर माइनस आर बाई आर इंटू 100%, 4 में से गया 3 आर बाई आर इंटू 100%, आर से आर कट गया, 300% आ गया मेरा, 300% देख तो कहाँ पे, हाँ ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठने जाएगा। समझ आया, इजी है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते,
एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टू द पावर एन, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा वाई बाई वाई। ये कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि इसका लिमिट कितना है, अप टू 7% दिया रहेगा तो हम ये, जबकि यहाँ पे 10% दिया है, लिमिट से ज्यादा है, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, ये वाला हम लोग कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको। लेंथ मेरा पहले लेंथ कितना था, एल था, बाद में लेंथ कितना हो गया है, पहले वाला लेंथ का 10 गुना ज्यादा, तो एल प्लस 10% ऑफ एल। इसको सॉल्व करते जाइए, एल कॉमन ले लिए, 1 प्लस 10/100 इंटू 1, इसको सॉल्व करते जाइए, एल 1 प्लस 1/10, एल 1 प्लस, कैलकुलेटर में यूज करो, इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा मेरा 0.1, एल डैश मेरा आ जाएगा प्लस 1, 1.1 एल आ गया मेरा। न्यू लेंथ कितना है, 1.1 एल, जो कि किस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एल डैश इज इक्वल टू एन एल में फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, न्यू रेजिस्टेंस एन स्क्वायर बाई आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी आएगा। न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1.1 को होल स्क्वायर बाई आर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 1.1, ये आ जाएगा मेरा 1.21 आर। अब मेरे को क्या परसेंटेज चेंज बोला है, परसेंटेज चेंज जब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100%, 1.21 आर माइनस इनिशियली कितना था, आर था, आर बाई आर इंटू 100%, आर कॉमन ले लिया, 1.21 माइनस 1 बाई आर इंटू 100%, आर से आर कट गया, 0.21 इंटू 100%, 21% मेरा आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ये ऑप्शन मेरा सही बैठ रहा है। खैर जो भी पढ़ा इसको रिवीजन करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डू फॉलो फिजिक्स बाय सनी भैया ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। क्यों इंस्टाग्राम में फॉलो करना जरूरी है, मैंने आपको ये इनिशियली में भी पहले बोला था, शुरू में भी बोला था, आपको अगर कोई भी चीज़ पढ़ना होगा, कोई भी चीज़ डाउट होगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, 110% में मैसेज का रिप्लाई दूंगा, नो डाउट। और क्या आप लोगों को जो भी एग्जाम्स आ रहा होगा, तो जो भी नया टॉपिक पढ़ना होगा फिजिक्स और मैथ में, तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। सो डू फॉलो सनी फिजिक्स बाय सनी भैया ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और नोट्स का टेंशन मत करिएगा, जितना कंटेंट मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड में, जितना कंटेंट वीडियो के एंड में मैं सारा कंटेंट में दे दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।